बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियड्स, यानी आज हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करनी है कि अलोंग द पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आता है, उसका ट्रेंड क्या है, उसकी वेरिएशन क्या है, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पीरियड्स मींस नंबर ऑफ शेल्स, यानी अगर आपको किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर पता है तो इट मींस उसके शेल्स का पता है, या अगर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स का पता है तो इट मींस उसके पीरियड का पता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पीरियड लिखे हैं जो एनएमडी कैट के सिलेबस में आते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, नोबल गैसेस, ये सेकंड पीरियड है। और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इसके बाद आर्गॉन, ये थर्ड पीरियड है। ये 2 हमने पीरियड लिख लिए हैं। इनमें जो ना कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनमें एक चेंज आता है और हमने उसमें एक जो ना वो उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ। जिस प्रॉपर्टी के एंड पे y आता है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में दी गई हैं उनमें जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के एंड में y आता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ये सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तो ये प्रॉपर्टीज कम होती हैं, एटॉमिक साइज जब कम होता है, डिक्रीज होता है, तो ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। ये स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी, लेकिन अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और उसके जो ना वो डिक्रीज होने की रीजन न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ शेल्स जो कि जो ना न्यूक्लियस की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज में कमी देखने में आती है। तो फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक एटॉमिक साइज डिक्रीज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज, ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ना वो जब हम एटॉमिक साइज को देखते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ये अलोंग द पीरियड हम बात करते हैं, तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज है जो इंक्रीज होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है, +3 है, +4, यहां से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती हैं, +4 -4, +5 -3, +6 -2 और +7 -1। फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसमें जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। पोलराइजिंग पावर के बढ़ने से हम कहते हैं कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। जो अल्कली मेटल्स हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा वो होता है जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है। अपनी ऑक्सीडेशन को मैं बच्चों को याद करवाता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एंड वाले जो हैं वो आप जर के हवाले से याद करेंगे। जर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वो अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं, जो अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपनी रिडक्शन करते हैं, जो अपनी रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इनकी अलोंग द पीरियड बढ़ती है। सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैलोजेंस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रही है और इनके ऑक्साइड्स का जो एसिडिक करैक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा, लेकिन क्लोरीन का जो ऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये एक जनरल सा आप कह लें कि मैंने ट्रेंड उनका आपके सामने बताया है।
अभी हमने इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, इनको अभी हमने डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके एमसीक्यू से। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे जो एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड के हवाले से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मूजले ने सबसे पहले जो है वो बनाया था। मूजले से पहले मेंडलीव था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो करेक्शंस की थी, जो इंप्रूवमेंट्स की थी, वो मूजले ने की थी। उसने मूजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया, मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया था। उसने पूछा, यही पूछा हुआ हमसे कि कौन सी बात इनकरेक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो पहली चीज है पीरियड के बारे में, इट इज हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ये बताओ जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ग्रुप्स जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है, इट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ शेल्स इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स का हमें पता चल जाता है कि हमें उसके पीरियड नंबर का पता चले, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। ये बीटा ऑप्शन है बेटा, ये भी ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय रोमन न्यूमरल्स, ये वाली बात गलत हो गई बेटा। ग्रुप्स को रोमन न्यूमरल से शो करते हैं और जो पीरियड्स होते हैं ये अरेबिक न्यूमरल्स से शो किए जाते हैं। ये ऐसे 2 लिखा जाएगा और ये 3 लिखा जाएगा। ये जो नंबरिंग है इसको अरेबिक नंबरिंग कहा जाता है। तो अरेबिक नंबरिंग जो है वो हमारे पास पीरियड्स को शो कर रही होती है। तो रोमन न्यूमरल्स ग्रुप को शो कर रहे होते हैं। ये चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इज 7। ये वाली बात भी सही है। पहला जो पीरियड है वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है बेटा। सेकंड और थर्ड पीरियड में ये भी शॉर्ट पीरियड ही है, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं दोनों में। और फिर फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट होते हैं। 6 जो पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, उसमें 32 एलिमेंट हैं। और 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, उसमें 23 एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल 7 पीरियड्स हैं। इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 7 होंगे। तो ये सारी बातें ठीक हैं सिवाय चार्ली के, और यही बेटा इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, मैग्नीशियम इज अ मेटल वाइल क्लोरीन इज अ नॉन मेटल बट इवन देन दे बोथ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये क्या है, बिलोंग टू द सेम पीरियड। ये सेम पीरियड में है, ये वाली बात सही है। बीटा ऑप्शन है, बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ये सेम ग्रुप में तो नहीं आते, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो सेकंड ग्रुप में आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें क्लोरीन नहीं आता। क्लोरीन तो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो इसका मतलब ये सेम ग्रुप में नहीं, लेकिन ये सेम पीरियड में है। ये देखें हमारे पास जो मैग्नीशियम है और जो क्लोरीन है ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है दोनों। तो पहली बात सही है, पहली ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है। चार्ली ऑप्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि शुरू वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एंड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैग्नीशियम जो है वो पीरियोडिक के तकरीबन शुरू में आ रहा है, सेकंड ग्रुप में है, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो चार्ली ऑप्शन तो ठीक नहीं है, फिर इसलिए से डेल्टा ऑप्शन भी ठीक नहीं होगी। लिखा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो फिर आंसर हुआ यहाँ पे अल्फा ऑप्शन, बिलोंग टू द सेम पीरियड। बाकी सारी बातें गलत है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड एक्सेप्ट। कहते हैं सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें पीरियड में इंक्रीज होती हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी ऑप्शन है एटॉमिक साइज, तीसरी ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चौथी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। तो फिर यहाँ पे उसने पूछा था कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे सिवाय एक है, तो इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन यानी एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज जो है ना वो पीरियड में डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसकी आंसर एक्सप्लेनेशन में देखें, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ है, ये एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह है। न्यूक्लियस पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, साइज में कमी आती है। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं। शेल्स सेम रहने से कई बच्चे समझते हैं शायद साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। शेल सेम है, लेकिन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन रिमेन सेम अलोंग द पीरियड। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पीरियड में सेम रहती है। पहली चीज एटॉमिक रेडियस, वो हम बता चुके हैं डिक्रीज होता है। दूसरी ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट है,
मेल्टिंग पॉइंट बेटा चौथे ग्रुप तक इंक्रीज करता है, यानी अगर हम लिथियम से शुरू करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन चौथे ग्रुप तक इंक्रीज करेगा एंड देन शार्पली डिक्रीज कर जाता है। तो ये सेम तो नहीं है, बीटा ऑप्शन भी आंसर नहीं है। चार्ली ऑप्शन है नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट्स, ये वाली बात सही है। पूरे पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, मैंने अभी बताया कि पीरियड नंबर मींस नंबर ऑफ शेल्स, तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और यही बेटा इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये भी वेरी करती है क्योंकि मेटालिक करैक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। तो फिर इसका आंसर जो है वो हो गया चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस वजह से बनती हैं, तो देखें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी है किसी भी प्रॉपर्टी का रिपीट होना, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो हैं जो कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से जिनमें एक रेपिटेशन नजर आती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, वो 2 एलिमेंट के बाद हो सकती है, वो 8 एलिमेंट के बाद हो सकती है, वो 18 एलिमेंट के बाद हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। और उन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अभी हम उनको देखेंगे कि वो कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। कॉजेज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी रीजन बनती है। जैसे हमारे पास पहला ग्रुप है तो उन सब की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, सेकेंड ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, थर्ड ग्रुप की है NS2NP1, फोर्थ ग्रुप की है NS2NP2, फिर फिफ्थ की है NS2NP3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। फिर उसके बाद 6 की बनती है NS2NP4, ये 6 ग्रुप की आ गई। 7th की होगी NS2NP5 और नोबल गैसेस की है NS2NP6। ये सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ग्रुप के लिहाज से आपके सामने लिख दी है। तो एक ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं और आफ्टर सर्टेन इंटरवल वो रिजेंबल कर रही होती हैं। तो ये उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की रीजन बन गई बेटा हमारे पास। तो फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेटा आपके सामने हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 पे आयनिक रेडियस, नंबर 3 पे मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 4 पे बॉइलिंग पॉइंट, सेम ही कैटेगरी में हम लिखते हैं इनको। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस की 2 डेफिनेशंस हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, ये पहली डेफिनेशन है, लेकिन ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है इसमें, क्योंकि शेल जो है वो एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें नहीं पता होता। दैट्स व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल एग्जैक्टली मेजर नहीं होगा। तो फिर हम क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 होमोटॉमिक एटम्स, के 2 एक जैसे जो एटम्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर लें, वो एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। एटॉमिक साइज भी कहते हैं, एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। RN से हम इसे शो करते हैं और इसके लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर क्या है? 10⁻⁻12 मीटर। तो बेटा इससे रिलेटेड MCQ आपके सामने है। एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज बेटा डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे और शील्डिंग इफेक्ट पे। तो पहले नंबर पे है, पहली ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ इनर्ट शेल्स ओनली, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से जो है वो एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स, शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर शेल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज है तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होता है, फिर न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट वाली ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यही बेटा इसका आंसर होगा। डेल्टा ऑप्शन नीदर ए नॉर बी, तो इसका आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द एटम विच ऑर्डर इज द करेक्ट? नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। ये बेटा पहली ऑप्शन है, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। नाइट्रोजन का साइज कहता है जी कार्बन से ज्यादा, तो ये वाली बात गलत है। अभी हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड पीरियड लिखा था, तो नाइट्रोजन पीरियड में कार्बन के बाद आता है, तो जो बाद वाले एलिमेंट है उनका एटॉमिक साइज कम होता है, नाइट्रोजन का साइज कार्बन से ज्यादा नहीं है। तो पहली ऑप्शन गलत हो गई। बीटा ऑप्शन है, फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। फास्फोरस भी सिलिकॉन के बाद आता है, सिलिकॉन चौथे ग्रुप में है, फास्फोरस 5वें ग्रुप में है।
तो फास्फोरस का साइज सिलिकॉन से कम होता है। ये बीटा ऑप्शन भी गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है आर्गोन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, आर्गोन क्लोरीन के बाद आता है, आर्गोन का साइज भी क्लोरीन से स्मॉल होगा, लार्जर साइज नहीं हो सकता, चार्ली ऑप्शन भी गलत हो गई। डेल्टा ऑप्शन है लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, लिथियम पहले आता है बेरिलियम बाद में आता है, बेरिलियम का साइज कम है, लिथियम का साइज ज्यादा है, तो इसका आंसर हो गया बेटा डेल्टा ऑप्शन, लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फॉलोइंग ग्राफ shows a physical property along the period 3 elements, which physical property is shown in the graph। कहते जी ग्राफ में फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाई गई है, तो ये थर्ड जो ना पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि ग्राफ में दिखाई गई है। तो ग्राफ देखें बेटा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, अभी आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होती हैं। उनमें एक्सेप्शनल बिहेवियर अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक इंक्रीज ही आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो पहली ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो दूसरी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन एटॉमिक रेडियस है, और ये इसका आंसर बनता है। मेल्टिंग पॉइंट उसने लिखा हुआ है अप टू द ग्रुप 4th A, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैंने बताया था कि चौथे ग्रुप तक इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, तो फिर इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन एटॉमिक रेडियस, जो कि डिक्रीज होता है लॉन्ग द पीरियड। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन जो है वो बनाया, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस क्या होता है, जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है तो जो पॉजिटिव आयन बनता है दैट इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियस, और अगर किसी एटम न्यूट्रल एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो जो साइज ऑफ आयन हमारे पास आता है उसे एनायनिक रेडियस बोला जाता है। तो पहले कैटायनिक रेडियस के बारे में देखिए, पहली ऑप्शन है विद द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इट बिकम पॉजिटिव आयन। कैटायनिक रेडियस की डेफिनेशन आ गई मेरे पास। एनायनिक रेडियस की डेफिनेशन के साथ है विद द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूट्रल एटम इट बिकम नेगेटिव आयन, सही है। सेकंड नंबर पे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि कैटायनिक रेडियस में देन देयर इज अ लॉस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। ये पहले ग्रुप वाले एलिमेंट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन बाकी ग्रुप वाले एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। पहले ग्रुप में क्योंकि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से, रिमूव होने से शेल भी कम हो जाता है, तो ये वाली बात सही है। लेकिन बाकी ग्रुप्स के लिए आउटर मोस्ट शेल कम नहीं होता। फिर एनायनिक रेडियस जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आने से जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्शन बढ़ जाती है, देन द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक हो गया जी। थर्ड प्रॉपर्टी कैटायनिक रेडियस में लिखी हुई है बेटा कि देयर इज अ इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर्स, उनकी जो नंबर की रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं कैटायन में और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। वही प्रोटॉन्स इसके ऊपर चार्ज की सूरत में लिखे जाते हैं। जैसे सोडियम +1 है तो इट मींस कि सोडियम एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो चुका है, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नेगेटिव आयन एनाइन में क्या लिखा हुआ है उसमें भी इम्बैलेंस हो गया है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, प्रोटॉन कम हो चुके हैं। न्यूक्लियस वीक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस की गिरफ्त से थोड़ा आजाद होता है, एटॉमिक साइज आयनिक साइज बढ़ जाता है। तो ये वाली बात ठीक होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है कैटायनिक रेडियस में कि न्यूक्लियस होल्ड इंक्रीज। जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस बिकम मोर पावरफुल, और उसकी वजह से वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका जो आयनिक साइज है वो कम कर देगा। तो कैटायन हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से स्मॉलर इन साइज होगा। नीचे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि सोडियम आयन जो है उसका साइज 102 पिकोमीटर है, और सोडियम न्यूट्रल एटम का जो साइज है वो 157 पिकोमीटर है। इसी तरह जो एनायनिक रेडियस है वो जो नेगेटिव आयन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन कम हो जाते हैं, न्यूक्लियस वीक हो जाता है, जिसकी वजह से एन आयन का साइज हमेशा लार्जर होगा अपने न्यूट्रल एटम से। तो फ्लोराइड का 133 पिकोमीटर है, न्यूट्रल एटम फ्लोरीन का जो है वो 72 पिकोमीटर है। ये उसमें वाजे हो गया कि नेगेटिव आयन का साइज ज्यादा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक ऑर्डर जो है वो मैंने लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को अगर आप देखें तो मोर नेगेटिव आयन उतना साइज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मोर पॉजिटिव आयन उतना साइज कम होता चला जाएगा। नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, वैसे तो ये सारे ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन अभी मैं पहले 3 नेगेटिव आयन की बात करता हूं
नाइट्राइड में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन नाइट्राइड में प्रोटॉन्स जो हैं वो टोटल 7 है, यहाँ प्रोटॉन्स 8 हैं और यहाँ प्रोटॉन्स 9 है। इसका न्यूक्लियस वीक है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसका न्यूक्लियस वीक है, इसलिए इसका साइज सबसे ज्यादा, न्यूक्लियस का होल्ड कम। जो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन तो सेम थे लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ने से उनका होल्ड बढ़ गया, साइज कम होता चला गया। वी कैन से दैट कि मोर नेगेटिव आयन, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज भी बढ़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उससे क्या होगा, उससे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पावरफुल न्यूक्लियस एल्यूमिनियम का हुआ, क्योंकि उसके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से उसका साइज सबसे कम कर देंगे। तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे कम, फिर ये, और देन जो है वो सोडियम पॉजिटिव आयन आ गया। तो वी कैन से दैट कि मोर पॉजिटिव आयन या मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल और एनी एलिमेंट मेक इट स्मॉलर, उससे ज्यादा स्मॉल बनाएगा, एंड मोर नेगेटिव चार्ज ऑन एनी एटम मेक इट लार्जर। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखने हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और जो है वो हम देखते हैं, ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पे इसमें जो पहली है वो तो आपके सामने लिखी हुई है, सेकंड लाइन पे देखें, फॉस्फाइड P-3 सल्फाइड क्लोराइड, फिर पोटाशियम है, कैल्शियम है, देन स्कैंडियम है। ये जो है ना उसने एक पीरियड के एलिमेंट लिए हैं, तो उनमें जो चार्जेस के हवाले से मोर नेगेटिव उतना ज्यादा लार्जर, मोर पॉजिटिव उतना स्मॉलर। बड़ा इसी से रिलेटेड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, कहता है किसका रेडियस सबसे स्मॉल होगा। देखिए पहली ऑप्शन एल्यूमिनियम +3 आइन, बीटा ऑप्शन सिलिकॉन +4 आइन, चार्ली ऑप्शन मैग्नीशियम +2 आइन और डेल्टा ऑप्शन सोडियम +1 आइन। तो अभी मैंने बताया मोर पॉजिटिव आइन मेक इट स्मॉलर, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन पे है, फिर इसका आंसर बीटा ऑप्शन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियस ऑफ द फ्लोराइड आयन इज, अभी मैंने जब कंपैरिजन बताया था कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस का, उसमें बताया था फ्लोराइड की एग्जांपल बताई थी। तो फ्लोराइड का जो आयनिक रेडियस है वो नेगेटिव आयन है, 133 पिकोमीटर होता है। पहली ऑप्शन 72 पिकोमीटर है, दूसरी ऑप्शन 95 पिकोमीटर है, तीसरी ऑप्शन 133 पिकोमीटर है, डेल्टा ऑप्शन 157 पिकोमीटर है, तो इसका आंसर चार्ली ऑप्शन 133 पिकोमीटर। जी बेटा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने अभी उससे पहले बताया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 4th ग्रुप तक इंक्रीज करते हैं, देन शार्पली डिक्रीज कर जाते हैं। ये मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ कि अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन की बात की जाए तो कार्बन तक इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। लिथियम एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन उसमें बेरिलियम में 2 होते हैं, बोरॉन में 3 होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं। कार्बन दुनिया की सबसे हार्ड चीज है, जब वो डायमंड की शक्ल में होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 को भी क्रॉस कर जाता है, 3500 प्लस जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट मीन्स कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 4th ग्रुप तक इंक्रीज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 5वें ग्रुप में जाते हैं, नाइट्रोजन है, फिर छठे ग्रुप में ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है, देन नोबल गैसेस, वो तो सारी गैसेस हैं, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों गैसेस हैं, शार्पली उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। तो रीजन क्या है, उनमें नेटवर्क नहीं है, उनमें एक शीट नहीं बन रही, उनमें एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक सॉलिड स्टेट में नहीं आ रहे, बल्कि 2 एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट नहीं करते। नतीजतन क्या होता है कि नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, यानी नाइट्रोजन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया, बस अब ये किसी और एटम के साथ मजीद बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये 2 एटम आपस में स्टेबल हो चुके हैं, ये एक मॉलिक्यूल की शक्ल में, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे उसने हमसे बात की है, क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड 2। कहते हैं सेकंड पीरियड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से करेक्ट स्टेटमेंट को बताएं। पहली चीज है अल्फा ऑप्शन ग्रेजुअल इंक्रीज, मैंने बताया कि ये 4th ग्रुप तक इंक्रीज करता है, तो ग्रेजुअली तो आप इसे नहीं कह सकते कि ये इंक्रीज कर रहा है। बीटा ऑप्शन है ग्रेजुअल डिक्रीज, ये ग्रेजुअली डिक्रीज भी नहीं कर रहा, ये फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज है। तो चार्ली ऑप्शन यही लिखी हुई है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यही बेटा इसका आंसर है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन लिखा है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो इसका आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। उसकी रीजन बेटा आपको मैं बता चुका हूं कि उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स और उनकी ज्योमेट्री में चेंज आने की वजह से। लिथियम, बेरिलियम दोनों जो है वो लीनियर होते हैं, बोरॉन ट्रायंगुलर शेप में होता है और
कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में है, जो कि दुनिया की सबसे स्टेबल ज्योमेट्री है। इस वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3550 के करीब जो है वो चला जाता है। ग्रेफाइट में जो ना वो और चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा देखें, अब इसके हवाले से एक जो ना वो समरी हमने बनाई हुई है, वो समरी आपके सामने है। अप टू द फोर्थ ए ग्रुप नंबर ऑफ द बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फोर्थ है कार्बन मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का, उसने बताया हुआ है, आगे ग्रेफाइट का भी लिखा हुआ है। फिफ्थ है, सिक्स और सेवंथ है में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। वजह क्या है जी? क्योंकि उनमें एटम्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। डायटोमिक मीन कि N2, O2, F2 ये उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये एक लार्ज नेटवर्क या कोई चंक नहीं बनाते। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो एक एमसीक्यू है वो आपके सामने है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ द ग्रुप 1A बिकॉज, वो कहते हैं कि सेकंड ए वालों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है फर्स्ट ए से। रीजन क्या है? बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक और उसका साइज कम होता है, पैकिंग ज्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रीजन उसने लिखी हुई है। पहली ऑप्शन है एटम्स ऑफ द सेकंड ए एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइज, कि सेकंड ए एलिमेंट का जो एटम्स का साइज है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसी ऑप्शन को चूज करना होता है जिसमें ज्यादा जामे बात की गई हो। बीटा ऑप्शन है सेकंड एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव तो फर्स्ट ए के होते हैं, तो ये बात उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर रही होती। चार्ली ऑप्शन है एटम्स ऑफ द सेकंड एलिमेंट प्रोवाइड टू बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। जी बेटा, ये जो है ना वो ज्यादा बेहतर इसका आंसर है कि वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और डेल्टा ऑप्शन है वन एलिमेंट्स हैव द स्मॉलर एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज तो पहले वालों का ज्यादा जो है ना वो स्मॉलर नहीं होता, वो तो सबसे ज्यादा होता है। जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो पीरियडेबल हर पीरियड का स्टार्ट बनते हैं, तो स्टार्ट होने की वजह से उनका जो एटॉमिक साइज है वो आप कह सकते हैं कि हर पीरियड में लार्जेस्ट होता है। तो अपने अपने पीरियड के वो पहले एलिमेंट होने की वजह से लार्जेस्ट रेडियस रखते हैं, इसलिए स्मॉलर एटॉमिक रेडियस वाली ऑप्शन तो नहीं बनती। तो फिर ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है अल्फा और चार्ली में, चार्ली ज्यादा बेहतर ऑप्शन आंसर है बेटा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो अभी हम बातें कर रहे थे, अगर हम इसको ग्राफ की शक्ल में प्लॉट करें, द फॉलोइंग स्केच शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 8 एलिमेंट विद कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर, विच एलिमेंट इज सिलिकॉन। कहता है अगर हम जो है वो 8 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से या कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम तरतीब दें ग्राफ की शक्ल में, तो वो ग्राफ में कौन सा एलिमेंट कहता है सिलिकॉन होगा। अब सिलिकॉन आप जानते हैं कि ये 4th A ग्रुप एलिमेंट है, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, तो लिथियम से शुरू होने के बाद कार्बन तक मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह अगर सोडियम से स्टार्ट करते हैं तो सिलिकॉन पे मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से हमारे पास जो सिलिकॉन एलिमेंट है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें जो है ना वो C पॉइंट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और ये चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो फिर यही सिलिकॉन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ली ऑप्शन। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द सेकंड ए ग्रुप। कहते हैं कौन से एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है सेकंड ए ग्रुप में सबसे कम होगा। तो अल्फा ऑप्शन है कैल्शियम, बीटा ऑप्शन है स्ट्रोंशियम, चार्ली ऑप्शन है बेरियम, और डेल्टा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो बेटा देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं एक जो ना वो ऑर्डर एक आपके लेके ग्राफ से उसका ऑर्डर समझाता हूँ कि सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर ग्राफ नीचे मिनिमम सबसे जो है ना वो मैग्नीशियम होता है, फिर ग्राफ ऊपर आता है एंड देन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो डिक्रीज हुआ, पहले बड़ा कैल्शियम पे, फिर स्ट्रोंशियम आ गया, फिर हमारे पास बेरियम आ गया। तो बेरिलियम 1290 सबसे ज्यादा 1290, मैग्नीशियम 650। ऐसा क्यों है? ऐसा एटॉमिक साइज के बढ़ने से है, और पैकिंग लूज हो जाती है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो पैकिंग लूज हो जाती है, पैकिंग लूज होती है जिस वजह से मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। दोबारा से चेंज इन पैकिंग, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम तीनों में पैकिंग चेंज होती है, दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन कैल्शियम के बाद दोबारा स्ट्रोंशियम बेरियम ये डिक्रीज हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो फिर दोबारा से एटॉमिक साइज बढ़ने से लूज पैकिंग होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल एक डिक्रीज है, लेकिन मैग्नीशियम ज्यादा ही कम हो गया है, तो उसकी आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल बिहेवियर है मैग्नीशियम का, और ये पैकिंग
में डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे अप्लाई करें बेरिलियम, तो उसने दिया नहीं हुआ, उसने लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा था, तो उसका आंसर डेल्टा ऑप्शन है। अब इसी चीज को आंसर एक्सप्लेनेशन में आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, सबका कंपैरिजन आ रहा है। मैग्नीशियम की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं, लूज पैकिंग है, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनमें क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में फेस सेंटर्ड होता है और बेरियम में जाके ये बॉडी सेंटर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज आता है। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो आप कह लें कि मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा बेहतर पैकिंग है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली टाइट पैकिंग होने की वजह से कैल्शियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। स्ट्रोंशियम में भी टाइट पैकिंग थी, लेकिन स्ट्रोंशियम का साइज थोड़ा कैल्शियम से इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम की वैल्यू 839 है, स्ट्रोंशियम की जो है वो 772 हो जाती है। बेरियम पे जाके एटॉमिक साइज मजीद बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है 760 पे पहुंच जाता है। तो फिर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से इसका जो आंसर बना वो मैग्नीशियम है, यानी कैल्शियम यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, एंड देन लास्ट पे जाके मैग्नीशियम इसका ऑर्डर बन जाएगा। जी बेटा जी, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा, इसके बारे में पहले हम डेफिनेशन को जरा डिस्कस कर लें, देन हम इसके ऑर्डर की तरफ आते हैं। Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to form a positive ion। जब आप किसी भी एक गैशियस एटम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है बेटा एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज और एनर्जी मैंने बताया था वाई का कॉन्सेप्ट है, जिसके एंड पे वाई आता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अलॉन्ग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से डिक्रीज होती है, और अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे दो जगह पे एक्सेप्शन है, यानी लिथियम से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है। रीजन क्या है कि इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, फिर 5 प्रोटॉन हो गए, 6 हो गए, 7, फिर 8 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन बेरिलियम पे और बोरॉन पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया। बेरिलियम से ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस है बोरॉन का। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, लेकिन बेरिलियम का जो सब शेल है वो फुली फिल्ड है, 1s2 2s2। बोरॉन में जो सब शेल है जो लास्ट में आ रहा है वो पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड स्टेबल नहीं होता, फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड जो है वो शेल ज्यादा स्टेबल होते हैं, या सब शेल फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, या हाफ फिल्ड भी सब शेल स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में स्टेबल सब शेल है, फुली फिल्ड है, और बोरॉन के केस में वो पार्शली फिल्ड सब शेल है, लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। इसलिए बेरिलियम बोरॉन ही नहीं, ये पूरे ग्रुप में, यानी बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के सामने इधर आ जाएगा एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। इसी तरह जब आप आगे चलते हैं, बोरॉन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, लेकिन एक्सेप्शन आ गई। नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। अब नाइट्रोजन जो है उसमें हाफ फिल्ड सब शेल है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड नहीं है, ये पार्शली फिल्ड सब शेल कहलाएगा, स्टेबल नहीं है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई, और ये वाली बात डाउन द ग्रुप भी ऐसे चल रही है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, इसके नीचे सल्फर है, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा होगी। देन फिर फ्लोरीन और नियॉन, यानी पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेज हैं वो अपने अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रखेंगी। तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज पे। और किस पे डिपेंड कर रही है कि वो सब शेल या शेल फुली फिल्ड है या नहीं, और डिपेंड कर रहा है ये शील्डिंग इफेक्ट पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। तो ये सारी बातें मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहे हैं बेटा। पहले नंबर पे न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक साइज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पेनिट्रेशन इफेक्ट, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब जो है ना वो सबशेल होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एस का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, फिर पी, फिर डी एंड देन एफ। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर का इंडेक्स है, इन्वर्स रिलेशन में होता है। जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। जी बेटा, अब इसी से रिलेटेड एक ग्राफ है, वो ग्राफ बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है, जो इसका आप कह सकते हैं कि अनयूजुअल बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है, जहाँ पे जाके जो है इसमें एक्सेप्शन आती है, वो उसके ग्राफ के हवाले से है कि लिथियम से बेरिलियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, देन बोरॉन पे कम हो गई, फिर कार्बन नाइट्रोजन तक इंक्रीज हुई, देन ऑक्सीजन पे कम हो गई, देन फिर दोबारा से जो है ना ये फ्लोरीन और नियॉन पे बढ़ गई। तो ये एक जो उसका जिगजैग मैनर में आ रहा है, ये वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है जहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है, और वो बोरॉन और ऑक्सीजन पे आ रहा है बेटा। और उसकी रीजन आपको बता चुका हूँ, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल का कॉन्सेप्ट आ गया जी। यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज भी जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। बेरिलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 899 किलो जॉल पर मोल है। इसी तरह नाइट्रोजन की 1402 यानी 1402, और जो नियॉन की है वो 2081 किलो जॉल पर मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड में वो नियॉन की बनती है। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है, और लोएस्ट जो है वो सीजियम की है। वैसे तो फ्रांसियम की होनी चाहिए थी, लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बड़ी जल्दी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, तो फिर हम जो है वो इसको इसी तरह से कंसिडर करते हैं कि जी सीजियम की लोएस्ट जो है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बन रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम जो है वो अप्लाई करते हैं, मतलब सेकंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड पे, तो उसमें भी यही ट्रेंड बनेगा कि उसमें पहले सोडियम आएगा, सोडियम ज़्यादा मैग्नीशियम ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, देन अप टू सो ऑन। आगे ट्रेंड बता चुका हूँ आपको। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उससे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है बेटा, और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उससे भी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेसिकली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल भी बता रही होती है। फर्स्ट और सेकंड में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो इट मीन्स लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अगर सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप है तो फिर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जॉल पर मोल है। इसी तरह सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1400 जो है ना वो 51 किलो जॉल के करीब आती है। अब 738 1400 ये तकरीबन डबल है, लेकिन जब थर्ड पे जाते हैं तो वो 7000 जो ना उसके करीब चली जाती है वैल्यू। इट मीन्स कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल शेल में से रिमूव किया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना चाहा तो स्टेबल शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल पता चल गया। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट्स द सेकंड एलिमेंट हैज द ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। कहते हैं जी कौन से पेयर में सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले से ज्यादा है। तो पहली ऑप्शन है बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम की जो है ना वो ज्यादा होती है, बोरॉन की कम होती है, तो ये तो नहीं, उसने क्या सेकंड वाले की ज्यादा होनी चाहिए। बीटा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की तो कम होती है। चार्ली ऑप्शन है नियॉन और हीलियम। यही बेटा इसका आंसर बनेगा। मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है, तो नियॉन से ज्यादा हीलियम, जो कि बाद में लिखा हुआ है, इसका आंसर बन गया बेटा। डेल्टा ऑप्शन क्लोरीन ब्रोमीन है, क्लोरीन से कम होती है, ब्रोमीन की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, तो फिर इसका आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। तो बेटा डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो पहली ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दूसरी ऑप्शन लैटिस एनर्जी है, तीसरी क्रिस्टल एनर्जी है, चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी है, और यही बेटा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसने हमसे पूछा कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होती है। पहली ऑप्शन एल्यूमिनियम है, दूसरी मैग्नीशियम है, तीसरी सल्फर, चौथी क्लोरीन। बट हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। उसने हमसे पूछा है लोएस्ट किसकी है। अब मैग्नीशियम भी एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, थर्ड वालों की कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एल्यूमिनियम, फिर इसका आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। इसका आंसर है बेटा एल्यूमिनियम, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 577 है।
मैग्नीशियम की 738 है, सल्फर की 999 है और क्लोरीन जो है वो 1251 यानी 1251। तो फिर लोएस्ट पूछी थी, स्मॉलर पूछी थी, आंसर एल्यूमिनियम होगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहते हैं कि किस कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये पता चलेगा कि सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि हमें दो आयोनाइजेशन एनर्जी के लार्ज डिफरेंस से उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। तो देखें पहली ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन है बेटा ये। इसकी तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही ज्यादा होती है, सेकंड ज्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आनी। बीटा ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये बेटा 3s2 3p2, ये देखें मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था ns2 np2। ये बेटा चौथे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब चौथे ग्रुप में लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सेकंड और थर्ड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। फिर चार्ली ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s2 का मतलब है कि लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, सेकंड ग्रुप में है। इसका मतलब है फर्स्ट जो, वैसे ये मैग्नीशियम के लिए है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1451 और थर्ड मैंने बताया था 7000 के करीब हो जाती है, यानी सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यही बेटा इसका आंसर है। क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में उसने जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये स्कैंडियम की है, उसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो चुके हैं, 4 शेल हो चुके हैं, तो उसमें सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि ये स्कैंडियम के लिए एक शेल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, 2 रिमूव करे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, तो उसके सेकंड और थर्ड में जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम +3 हालत में एग्जिस्ट करता है। तो फिर चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बना, जो कि मैग्नीशियम के लिए बेटा। जी बेटा नेक्स्ट अब जो आपके सामने स्लाइड आ रही है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिससे वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा हमेशा मॉलिक्यूल के लिए होती है, कंपाउंड के लिए होती है, क्योंकि इसमें 2 एटम इन्वॉल्व होने होते हैं, सिंगल एटम की टर्म नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सिंगल एटम की टर्म्स होती हैं। तो डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं। आगे मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है, मैक्सिमम फ्लोरीन के लिए 4.0 और मिनिमम सीजियम के लिए 0.7, ये आपके सामने टेबल में नजर भी आ रहे हैं आपको। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी तरह से एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एंड पे वाई आ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी, जो कि पीरियड में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है। ट्रेंड इन पीरियडेबल अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है, अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीज होती है। एप्लीकेशन, इसका फायदा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर ये 0.5 से कम हो तो फिर वो चीज नॉन पोलर कहलाती है। जैसे मीथेन है, अल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन है, इनमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम होता है। कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन 2.5 हाइड्रोजन 2.1, डिफरेंस 0.5 से कम है, दे आर नॉन पोलर। अगर ये 0.5 से 1.6 के दरमियान है फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर 1.7 या उससे ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा तो फिर ये आयनिक बॉन्ड हो जाता है, और अगर दोनों एलिमेंट्स मेटल्स हो जाएं तो फिर वो मेटालिक बॉन्ड को शो कर रहा होता है। ये तो आ गया हमारे पास एक ट्रेंड, यानी उसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन आ गई। अब एक स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसको देखें। तमाम मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम होती है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कि जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जो कि पीरियड में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये रिलेटिव वैल्यू है बेटा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं ये बॉन्ड्स की पोलैरिटी को एस्टिमेट करने के लिए फाइंड आउट की जाती है, ये यूज की जाती है। तो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? पहली ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ब्रोमीन, चौथी कार्बन। तो बेटा सबसे ज्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन है 3.0। वैसे तो हाईएस्ट फ्लोरीन की है 4, फिर उससे कम ऑक्सीजन की होती है 3.5, फिर उससे कम नाइट्रोजन की होती है 3। यहाँ पे नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, ब्रोमीन
की जो है वो 2.8 और कार्बन की 2.5। तो यहाँ पे आंसर ऑक्सीजन है, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब वही कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको बताया कि पोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन पोलैरिटी के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा होना चाहिए और डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो वो कंपाउंड जो है वो पोलर होगा। अगर इन दोनों में से एक शर्त भी पूरी ना हुई तो हम उसे नॉन पोलर कंसिडर करेंगे। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड SO3 बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन BF3 है, डेल्टा ऑप्शन NO है। बेटा यहाँ पे मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन। और दूसरे नंबर पे जो सेकंड इंफॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम बॉन्डेड एटम एक जैसे होने चाहिए। जैसे CH4 है, CCl4 है, सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके साथ बॉन्डेड एटम सारे एक जैसे हैं, 4 हाइड्रोजन है या 4 क्लोरीन है, या CO2 है, 2 ऑक्सीजन आ गए, तो इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, कोई लॉन पेयर नहीं होता, बॉन्डेड एटम सारे एक जैसे हैं, इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया वो चीज नॉन पोलर कहलाएगी। तो ये वाली शर्त जो है वो पहली तीनों ऑप्शन पे अप्लाई हो रही है। कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई लॉन पेयर नहीं है, बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं, इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है, तो ये नॉन पोलर है। बीटा ऑप्शन SO3 है, सल्फर पर लॉन पेयर कोई नहीं है, तीनों बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं, लिहाजा इसका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो है, ये भी नॉन पोलर है। BF3 बोरॉन सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन, तीनों बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है, इसका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो है, तो ये तीनों नॉन पोलर हैं। NO, अब इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा सेंट्रल एटम है, लॉन पेयर भी मौजूद है दोनों एटम्स के ऊपर, तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 है। 3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.5, डिफरेंस 0.5 आ गया, तो यही बेटा पोलर है, डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैज नो यूनिट। तो भी आपको बता चुका था मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। आयोनाइजेशन एनर्जी का किलोजूल पर मोल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का किलोजूल पर मोल है, एटॉमिक रेडियस का पिकोमीटर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आर्सेनिक है, बीटा ऑप्शन सल्फर है, चार्ली ऑप्शन सिलिकॉन है और डेल्टा ऑप्शन फास्फोरस है। तो आर्सेनिक के बेटा 2 है, मेटल है, सल्फर 2.5, सिलिकॉन जो है वो 1.8 और फास्फोरस 2.1। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा था ग्रेटर किसकी है, तो ग्रेटर यहाँ पे सल्फर की बनती है, यानी बीटा ऑप्शन। जी बेटा लास्ट क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन है द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट ऑफ द फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बीटा ऑप्शन है द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट ऑफ सीजियम एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो मैक्सिमम फ्लोरीन की होती है, मिनिमम जो है वो सीजियम की होती है। चार्ली ऑप्शन इट हैज नो यूनिट्स, कहते हैं इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन द आइसोलेटेड फॉर्म, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये आइसोलेटेड नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, एसोसिएटेड फॉर्म आप इसे कह सकते हैं, आइसोलेटेड नहीं कहेंगे। तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बन रही है। लास्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चीज है? किसी भी एलिमेंट में से कितना ज्यादा करंट पास हो सकता है, यानी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसका साइज कितना है। साइज जितना लार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना आसान है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो हम उनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बुनियाद पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन नजर आ रही है, मेटल्स, फिर मेटलाइड्स और देन नॉन मेटल्स। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हैं, 80 प्लस है, 85 प्लस कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एटम्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाते हैं, और इनकी जो कंडक्टेंस है वो 10⁻⁻, जो है वो एटॉमिक कंडक्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 10⁻³ पर ओहम होती है। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है जो जो टेम्परेचर बढ़ता है। मेटलाइड्स जो हैं ये अच्छे कंडक्टर तो नहीं होते, लेकिन मेटल लाइक, मेटल जैसे, तो इनको सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है। ये टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे सिलिकॉन वगैरह हैं, ये जो है सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, सेमी कंडक्टर या मेटलाइड्स कहलाते हैं। इनमें ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें टिन वगैरह, लेड वगैरह आ जाते हैं, सिलिकॉन वगैरह वो आ जाते हैं इसमें, लोअर एलिमेंट्स आप कह लेंगे। बोरॉन इसमें आ जाता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलोरियम, स्टीबियम, पोलोनियम और जो एस्टाडीन है, ये मेटलाइड्स है बेटा। और नॉन मेटल्स जो हैं
ये ज़्यादातर इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और इनकी जो एटॉमिक कंडक्टेंस है वो लेस देन 10⁻⁻10 पर ओहम होती है। जी बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।